Good afternoon, students. Is there any problem in previous class? Rahul? Is there any problem in abiotic factors? No, sir. No, okay. So today we will study regarding the responses to abiotic factors. What will be the response? अब देखिए एक चीज बता दूं, जब आप इकोलॉजी की स्टडी करते हैं तो फैक्चुअल की चीजों के साथ साथ में सेल्फ एक्सपीरियंस जरूर देखना है इसमें, उससे आप इकोलॉजी को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है ना? कितने टाइप्स के रिस्पॉन्सेज होंगे, कौन कौन से रिस्पॉन्स शो करेगा, वो सब चीजें। अच्छा, जब हम रिस्पॉन्सेज की बात करते हैं तो किसकी रिस्पॉन्स की बात आएगी? कुलदीप पांडे, ये दो बच्चे आ रहे हैं इसमें। चलिए, लेट हिम कम। Okay then. So first of all, have you realized that abiotic condition of many habitats may vary drastically in time? We now ask, how do the organisms living in such habitats cope or manage with stressful condition? So the question is, how the organism cope or manage with stressful condition in different types of the environment, right? Different type of environment में कैसे ये ऑर्गेनिज्म कोप करेंगे? कुलदीप, everybody Yes, on your videos. कुलदीप बेटा, आप ही के नाम से एक और अभी आ रहा है, आप जुड़ चुके हैं या नहीं? Kuldeep Pandey, please unmute your phone. Are you yes, joined the meeting? आप मीटिंग ज्वाइन कर चुके हैं? Yes, sir. I am joined. ओके ओके, बिकॉज एक और कुलदीप पांडे के नाम से आ रहा है बार बार, मुझे डाउट था कि आप ही हैं या कुछ प्रॉब्लम हो। एनीहाउ, ऑन योर वीडियोस तो एक चीज ये देख रहे हैं कि जो एबायोटिक कंडीशंस हैं डे टू डे और प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। श्योर, अभी प्रैक्टिकली देख ले, अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें तो कल का एनवायरनमेंट कैसा था और आज का कैसा है, चेंज हो रहा है। कल सनी डे था तो आपने बढ़िया एंजॉय किया, आज रेनी डे है, आप लोग घरों के अंदर दबक के रह गए हैं। अगर वेदर रिपोर्ट देखिएगा तो एयर क्वालिटी आज की पुअर दिखा रहे, यस और नो? एंड यस्टरडे वाज बेटर, राइट? तो इसका मतलब क्या है कि प्लेस टू प्लेस के अकॉर्डिंगली वेरी कर रहा है और डे टू डे वेरी कर रहा है, राइट? अब ये जो एबायोटिक फैक्टर्स है, एबायोटिक फैक्टर्स को हम पूरा एक नॉर्मल वर्ड अभी देंगे, क्या? एनवायरनमेंट। क्या देंगे? एनवायरनमेंट, क्योंकि एनवायरनमेंट में एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स दोनों हैं, बट जितनी भी ओवरऑल चीजें हैं कि मेक द एनवायरनमेंट, तो हम एनवायरनमेंट की बात करना शुरू करेंगे। डे टू डे, प्लेस टू प्लेस ये वेरी कर रहा है, तो जो ऑर्गेनिज्म है वो इस एनवायरनमेंट के चेंज को कैसे कोप करेगा या कैसे मैनेज करेगा अगर स्ट्रेसफुल कंडीशन है तो। ठीक है? बिफोर attempting to answer this question, we should perhaps ask first, why a high variable external environment should bother organism after all? आखिरकार जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, जो इतना ज्यादा वेरिएबल है, ये क्यों डिस्टर्ब कर रहा है? ठीक है? तो एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि ये क्यों डिस्टर्ब कर रहा है, राइट? अच्छा, जब हम क्यों डिस्टर्बेंस की बात करेंगे तो थोड़ी सी हमको जानना जरूरी है कि एनवायरनमेंट क्या है। थोड़ी सी कुछ आगे और देते हैं
one would expect that during the course of millions of years of their existence, जो स्पेसीज है एक बहुत लंबे समय से एग्जिस्ट कर रहे हैं, आज की तो नहीं। आपने एवोल्यूशन पढ़ा है, एवोल्यूशन में देखा है ना कि कितने लंबे समय से एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इतने लंबे समय में सोचे कितना वेरिएशन हुआ रहा होगा एनवायरनमेंट में। अगर डे टू डे का वेरिएशन का ये कंडीशन है एनवायरनमेंट का, तो सोचिए मिलियंस ईयर एगो का एनवायरनमेंट क्या रहा होगा और आज का एनवायरनमेंट क्या है। तो कहीं ना कहीं ये जो वेरिएशन के प्रति जो हमारा एक इसको कोप करने की कैपेसिटी है, these are ultimately adapted or modified in the genes। हमारे जीन्स को मॉडिफाई किया पक्का, और उस जीन्स की वजह से आज हम सस्टेन कर पा रहे हैं या इन हार्श कंडीशन को कोप कर पा रहे हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो दो तरह के एनवायरनमेंट है। कौन सा? इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट inside us, it may be our mental environment, it may our physical or physiological environment, is it? कई बार आप लोग आपस में दोस्तों में उससे बात करते तो बोलते हैं, अरे यार उसका मूड खराब है, क्यों उससे बात करते हैं यार, उसका मूड आज अच्छा है, चलो आज बात बनेगी, समोसा पक्का खिलाएगा। कहते हैं आप लोग आपस में, चलो यार एक काम करो, पहले इसका मूड अच्छा करते हैं, फिर तो इससे खाएंगे, बड़ा मजा आएगा। यस और नो, ये चीज देखने में आती है ना। अच्छा, तो एक तो ये मूड, अच्छा फिजियोलॉजिकल कंडीशन, नहीं यार आज मेरा पेट थोड़ी सी ठीक नहीं लग रहा है, मैं समोसा है ना, नहीं यार आज समोसा खाने का मन नहीं है, आज अगर कहीं पे वो भुट्टा मिलता है ना बढ़िया तो वो खाएंगे। तो फिजियोलॉजिकल एनवायरनमेंट, मेंटल एनवायरनमेंट, तो एक तो हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट हो गया। इतना ही नहीं, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया, इट इज मोर देन दैट। क्योंकि मैंने कहा था आपको कि आपकी जितनी भी चीजें हैं, दिस ऑल थिंग्स आर अल्टीमेटली गवर्न्ड बाय जीन्स। These genes make the mRNA, which make the proteins. These proteins acts in our behavior। कब आपको गुस्सा आएगा, कब आपको प्यार आएगा, ये भी आपके जीन्स पे डिपेंड करता है पक्का। तो एक लंबे समय से हमने अपने को चेंज किया। अच्छा, हमने और क्या चेंज किया? आपने देखा होगा जो लोग बहुत ज्यादा अपने आप को एकदम कवर्ड कर कहते हैं, नहीं यार ऐसा ऐसा ये है, उनको बहुत ठंड लगती है। आप सड़क में देखिएगा, न जाने कितने लोग हैं जो ऑटो ऐसे ही घूम रहे हैं आराम से शर्ट पहने, उनको ठंड ना लग रही, क्यों? उन्होंने अपने आप को एडजस्ट किया है। सही है ना? एक लंबे समय तक अगर आप वो चीज कर रहे हैं तो धीरे धीरे आपकी बॉडी उसके अकॉर्डिंगली अकोमोडेट होना शुरू हो जाती है। ठीक है? अच्छा, अब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो एनवायरनमेंट चेंज होने के साथ अपने आप को नहीं चेंज कर पाते। मैंने कल ही आपको बताया था, यूरोथर्मल, स्टेनोथर्मल, यूरोहेलाइन, स्टेनोहेलाइन, याद है आपको? एंड दीज आर ड्यू टू द रेंज ऑफ टॉलरेंस ऑफ थर्मल पावर, a range of tolerance of the salinity, a range of the tolerance of the environmental factor। यही तो है, यही है ना, दिस इज द रेंज ऑफ टॉलरेंस। जो लोग बहुत ज्यादा टॉलरेट कर जाते हैं अपने जो बॉडी के अंदर का। अच्छा, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हमारा कोई जोर है? नहीं है। इंटरनल एनवायरनमेंट में है भी और नहीं भी, दोनों चीजें, है भी और नहीं भी। अगर आप उस पर जोर करते हैं और आपके कमांड में होता है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। सही है ना? तो जस्ट वी शुड ट्राई टू कमांड आवरसेल्फ, राइट? बेसिकली देखिए, इंटरनल एनवायरनमेंट इट इवॉल्व टू बी कांस्टेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज होता रहे हमें फर्क नहीं, लेकिन हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट इट शुड बी इवॉल्व कांस्टेंट, इसे कांस्टेंट होना चाहिए। ओके, दूसरी चीज, व्हेन इट बिकम कांस्टेंट इट परमिट ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शन। अगर कांस्टेंट है
तो वो हमारे जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस है या मेटाबॉलिज्म है या फिजियोलॉजिकल फंक्शंस है, उन सबको मेंटेन रखेगा, दे विल नॉट फ्लक्चुएट। पक्का? अच्छा जी। और अगर ये चीज हुआ तो इट विल इनहांस ओवरऑल फिटनेस। अगर हमारा फिजिकल या मेटाबॉलिक जो केमिकल रिएक्शंस है, अगर उनको हमने मेंटेन रखा हुआ है, स्टैटिक रखा हुआ है, कांस्टेंट रखा हुआ है, इट विल ओवरऑल इनहांस आवर फिटनेस। लोग बोलते हैं ना, यार आप बहुत फिट हो, अल्लाह का कसम, आपको जब देखो, आपको 5 साल पहले देखा था आप ऐसे थे, आज देख रहे हैं आप ऐसे ही हैं। फिटनेस, यस, ओके। तो अगर ये ओवरऑल फिटनेस, अगर this constancy in terms of optimal temperature and osmotic concentration of body fluids, अच्छा, ये क्या होगा? आपकी स्टेमिना को बढ़ाएगा, जो टॉलरेंस पावर है उसको बढ़ाएगा, आपका जो टेम्परेचर और ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है बॉडी का, उसको मेंटेन करने की क्षमता को बढ़ाएगा। एंड ओवरऑल दिस इज टर्म्ड एज व्हाट? This is termed as होम्योस्टैसिस। नाम तो सुना ही होगा, नहीं सुना है नाम इसका? होम्योस्टैसिस। अगर हम अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट बनाए हुए हैं तो इसका मतलब हम लोग कैसे होम्योस्टैट है। और अगर बाहर की चीजें फ्लक्चुएट करती तो दिक्कत है, सही? अच्छा, अगर बाहर की चीजें फ्लक्चुएट करेंगी तो वो भी कोशिश कर रहे हैं अपने होम्योस्टैसिस को मेंटेन करने की, नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं भाई, आगे का चीज देखेंगे जो भी है, ठीक है? तो बेसिकली इफ वी आर सीइंग, let us take an analogy to clarify this important concept. इस important concept को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। When the temperature is 25 degrees Celsius and wishes to maintain it so, even when it is scorchingly hot or freezingly cold outside. हमारे बॉडी का जनरली टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस। इस समय एनवायरनमेंट में जो टेम्परेचर कितना है? अप्रॉक्स 16 डिग्री सेल्सियस। पक्का? 16 to 17 डिग्री सेल्सियस। हमारे बॉडी का अभी कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस। पक्का? ओके, ठीक है। गर्मी की याद करते हैं, टेम्परेचर कितना होगा? 43 डिग्री सेल्सियस। और हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना होगा? 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस आप समझ नहीं पा रहे हैं, मैं फॉरेनहाइट में बोलता हूँ। 98 डिग्री फॉरेनहाइट, ये तो ठीक है, 98 डिग्री फॉरेनहाइट। अच्छा जी, 98 डिग्री पॉइंट समथिंग होता है, 98 डिग्री से 100 डिग्री फॉरेनहाइट चलेगा, कोई दिक्कत? अगर 102 हो गया तो आज कुछ हरारत सी महसूस हो रही है। 104 हो गया तो ओ हो, इसको तो एडमिट करा। और 104 प्लस में गया तो राम राम। जनरली इट इज लाइक दैट, श्योर? ओके। तो ये जो हमारा टेम्परेचर है, सोचिए 98 डिग्री फॉरेनहाइट या 100 से 104, सिर्फ 4 डिग्री फॉरेनहाइट चेंज हुआ और हम सीरियस मोड में पहुंच गए। सोचिए होम्योस्टैसिस कितना इंपॉर्टेंट है। ओनली 4 डिग्री फॉरेनहाइट, यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस आप बोल रहे हैं। इसका एक फॉर्मूला अगर आप मैच करिएगा, अगर धोखे से भी आपका 38 डिग्री फॉरेनहाइट 38 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, यू कॉट द फीवर, आपको बुखार पकड़ लेगा, ऐसा ही है ना? तो होम्योस्टैसिस कितना इंपॉर्टेंट है समझिए। बाहर का एनवायरनमेंट कितना भी टेम्परेचर फ्लक्चुएट करे, लेकिन हमें अपना इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन रखना है, ठीक है? अच्छा, जो ऑर्गेनिज्म नहीं मेंटेन कर पा रहे तो कुछ और करेंगे, तो क्या करेंगे आई विल टेल इट लेटर, ठीक है? आगे देखो। सो इवन व्हेन इट इज स्कॉचिंगली हॉट और फ्रीजिंग कोल्ड आउटसाइड, it should be achieved at home, in the car,
while traveling and at workplace by using an air conditioner in summer and heater in winter. हमें 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर होता है, 25 डिग्री सेल्सियस अच्छा लगता है। अगर इससे ज्यादा हो रहा है तो हम कूलर चला लेंगे, नहीं तो एसी चला लेंगे। सही है। अगर 25 डिग्री सेल्सियस से कम होता है तो हम कमरे में अंगीठी जला लेंगे या तो हीटर जला लेंगे। ऐसा ही है ना? नहीं जलाना, मत जलाओ, स्वेटर पहन लेंगे, ब्लैंकेट से कवर कर लेंगे, कुछ तो करेंगे ना। आउटर एनवायरनमेंट हमको ना अफेक्ट कर पाए, कुछ तो कर रहे हैं ना। तो आर्टिफिशियल मोड में जाने के बजाय अगर हम जो रेगुलर है, अगर अपने बॉडी टेम्परेचर तो अपने आप को होम्योस्टेट मेंटेन कर रहे हैं, तो बिना इसके हम मेंटेन कर ले जाएंगे। बहुत से महात्मा जी के लोगों को देखो, ना तो ठंड का फर्क ना तो गर्मी का फर्क। सही बात है ना? इसका मतलब उन्होंने अपने होम्योस्टेसिस को बहुत बढ़िया से मेंटेन किया हुआ है। बाहरी एनवायरनमेंट कितना भी फ्लक्चुएट कर जाए फर्क नहीं पड़ता उनको। ऐसा ही है। ओके देन, सो नाउ देन हिज हर परफॉर्मेंस वुड बी ऑलवेज मैक्सिमल regardless of the weather around him or her. Here the person's homeostasis is accomplished not through physiological but artificial mean. यहां पर क्या किया? आर्टिफिशियली। लेकिन राहुल को तो मन में आएगा ठंड बहुत है, स्वेटर वेटर पहन कर चलो निकलो, उठाओ बल्ला और उठाओ गेंद, बुलाओ 4 लोगों को क्रिकेट खेलते हैं या बैडमिंटन खेलते हैं। खेलिएगा तो अपने आप बॉडी हीट प्रोड्यूस करेगी, तो भी ठंड से बचत होगी। दिस इज द फिजियोलॉजिकल। वैष्णवी कह रही है छोड़, कौन जाए बाहर खेलने, मम्मा चाय बनाओ। ठीक है, आपने चाय पिया, बॉडी में थोड़ी बहुत हीट आया, तो कुछ ना कुछ हम कर रहे हैं ना, या तो आर्टिफिशियली या फिर फिजियोलॉजिकल। पक्का? Anyhow, we are trying to maintain our homeostasis, right? Now the question, how do other living organisms cope with this situation? दूसरे ऑर्गेनिज्म इस सिचुएशन से कैसे कोप करेंगे? चलिए, दूसरे ऑर्गेनिज्म कैसे कोप करेंगे? सॉरी, रेगुलेट। नाउ व्हाट इज रेगुलेट? अच्छा देखो, एक चीज बताए, मैं कॉमन बात बोलूंगा, आप इसको रीड करते रहिए, समझते रहिए। रेगुलेट है क्या? हम जितने भी हायर ऑर्गेनिज्म हैं, स्पेशली आपके बर्ड्स एंड मैमल्स, दे ऑल कम्स अंडर द रेगुलेट। ठीक है ना? वो अपने थर्मो रेगुलेशन या ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करते हैं। अभी मैंने जो आपको एग्जाम्पल दिया, आप अपने आप को रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे घर के अंदर पैक करके, खेल करके, कुछ गर्म पानी पी करके, या एक लंबे अभ्यास के द्वारा, कैसे भी आप रेगुलेट कर रहे हो। बर्ड्स भी रेगुलेट कर रहे हैं, इसीलिए हर सीजन में एडजस्ट कर रहे हैं। राइट? अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल दे, वही 37 डिग्री सेल्सियस मैंने आपको बताया था पहले ही, ये एग्जाम्पल मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ। तो हम लोग जितने भी बर्ड्स हो या मैमल्स, वी ऑल कम्स अंडर द रेगुलेट। अच्छा, गर्मी है, अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हम क्या करते हैं? स्वेटिंग, पसीना निकलता है ना, तो स्वेटिंग के द्वारा हम बॉडी टेम्परेचर को कर लेते हैं। आप देखो, कौन इतना दिन में इंतजार करे? अगर बुखार है, आप पैरासीटामोल लीजिए, थोड़ी देर बाद आपको पसीना छूटता है और बॉडी आपकी नॉर्मल होता है ना। ऐसा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होती है ना। अच्छा, अगर ठंड है तो क्या करें? कपड़े नहीं है, ठंड है, आपकी बॉडी क्या करेंगे? गूज फ्लैश विल अकर्स, यू नो गूज फ्लैश। आपको रोमे खड़े हो जाएंगे, ऐसा लगता है जैसे जो गूज वो होते हैं ना बर्ड, उसके जैसे पंख होते हैं ना, ऐसे सारे रोमे खड़े हो जाते हैं। और रोमे खड़े होने के बाद क्या किया? जो बॉडी पोर्स है उनको कवर कर दिया, ताकि उन पोर्स से हीट बाहर और अंदर ना आने जाने पाए। ऐसा ही है, राइट? तो नेक्स्ट हमारा जो आ जाता है, तो हम लोगों ने या तो स्वेटिंग के थ्रू या फिर
हेयर अपना जो जो भी ये तरीका है, एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन में हमने तो इनको दुरुस्त कर लिया, लेकिन दूसरे क्या करेंगे, है ना? दे आर द कन्फर्म, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, कन्फर्म। 99% जितने भी एनिमल्स हैं और नियरली ऑल प्लांट्स कैन नॉट मेंटेन ए कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट, ये नहीं मेंटेन कर पाते, और नहीं मेंटेन कर पाते इसीलिए सीजन में, अलग अलग सीजन में ये आउट हो जाते हैं, है ना? आपने एक नाम सुना होगा, हाइबरनेशन एंड एस्टाइवेशन। हाइबरनेशन इज द विंटर स्लीपिंग, एस्टाइवेशन समर स्लीपिंग। आपने देखा बरसात हुई तो मेढक टर करना शुरू, पूरे पौंड में एरिया को कवर कर लिया, धीरे धीरे करके तालाब का पानी सूखता चला गया और मेढक पता नहीं कहाँ चले गए। दोबारा फिर गर्मी के बाद बरसात आई, फिर पानी आया, मेढक पता नहीं कहाँ से आ गए। कई बार तालाब में अगर देखिए, कुछ लोग तालाब में मिट्टी खोदने जाते हैं किसी काम को लेकर के, तालाब सूख चुका है, सोचे चलो तालाब से मिट्टी ले आते हैं, घर बनाएंगे, घरौंदा बनाएंगे, ये काम करेंगे, वट एवर इट इज। देखते हैं अगर उसको डिगअप करते हैं, आपने आधा 1 मीटर खोदा तो वहां से मेढक निकल आता है, और अगर उसको आप वो वापस जगह नहीं मिले, 2-4 दिन बाद आसपास कहीं ना कहीं मरा मिलेगा, क्योंकि वो कोप नहीं कर पा रहे हाई टेम्परेचर को। उसने किया क्या था, जब तालाब में पानी था उसको लगा कि यार ऑक्सीजन बदल रहा है, वो मिट्टी के नीचे ओढ़ी धंसता चला गया। दिस इज द समर स्लीपिंग। गर्मी से बचने के लिए, सॉरी पहले तो विंटर स्लीपिंग आ गया आपका, स्टाइवेशन, सॉरी हाइबरनेशन, वो स्लीपिंग में पहुंच गया। बहुत से ऐसे हैं जो गर्मी में भी करते हैं, उसको बोलते हैं हाइबरनेशन। आपका लेजार्ड के एग्जाम्पल देंगे तो दोनों केसेस में, जब बहुत ठंड होगी तब भी लेजार्ड गायब, बहुत गर्मी होगी तो भी लेजार्ड गायब। जैसे ही बरसात होगी आना शुरू होगी, अपना रिप्रोडक्शन शुरू कर देंगे, और बरसात के खत्म होते होते रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर लेंगे, अपनी साइकिल कंप्लीट कर लेंगे। वो जो न्यू ऑफस्प्रिंग है उनके, वो कीड़े मकोड़ों को खा पी करके अपने को बढ़िया मजबूत बना देंगे। किस चीज के लिए, हाइबरनेशन के लिए। ठंड आने के पहले पहले छुपना है, उसके पहले जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है आप अपनी एनर्जी स्टोर कर लो और मेटाबॉलिक प्रोसेस को स्लो डाउन कर दो, ठीक है? तो इन्होंने क्या किया, कंफर्म, दे आर द कंफर्म। इन्होंने हाइबरनेशन या एस्टाइवेशन का हेल्प लिया, सही है? सो हाइबरनेशन इज विंटर स्लीपिंग, एस्टाइवेशन इज समर स्लीपिंग, ठीक है? तो जो 99% ऑर्गेनिज्म है जिन्होंने इस चीज को नहीं कवर किया, दे विल गो इनटू द कंफर्म, ये कंफर्म में आ जाते हैं, अपने आप को या तो विंटर स्लीपिंग में ले जाएंगे या समर स्लीपिंग में ले जाएंगे। कुछ ये नहीं कर पाते तो बेचारे माइग्रेशन में आते हैं, और माइग्रेशन का टॉपिक नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, राइट? अगर यहां तक आपको कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए, इज देयर एनी प्रॉब्लम? नॉट एट ऑल। अच्छा जी, कुछ डाउट्स हो तो उनको टाइप करके रखिए, नेक्स्ट क्लास में हम उसको डिस्कस करेंगे। आप लोग डाउट नहीं पूछते हैं तो हम ये भी समझ सकते हैं कि आप या तो समझ नहीं पा रहे हैं, और अगर आप समझ रहे हैं तो अपने डाउट्स जरूर क्लियर करें, ठीक है? इस चैप्टर को जहां तक मैंने पढ़ा दिया है पूरा अच्छे से रीड आउट करिए, नोट्स तैयार करके पूरा लर्न करिए, जो डाउट्स होते हैं उन क्वेश्चंस को नोट डाउन करिए, और नेक्स्ट क्लास में पहले हम उन क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे, देन आफ्टर वी विल डिस्कस रिगार्डिंग द माइग्रेट एंड सस्पेंड, ओके? टिल दैट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।